नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से अर्थात अपनी भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये लखीमपुर की जो घटना हुई, वैसे इसके पहले भी जितने भी मौके आए हैं और भारतीय अवाम ताकत दल ने जो बताने की कोशिश की है कि इसमें जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, ये कभी भी देश में शांति नहीं चाहती है और हर वो चीज़ करने के लिए आमादा रहती है जिससे हमारे भारतीय समाज को नुकसान हो और उसके सत्ता वापसी का रास्ता बने। जो घटना हुई, घटना का यदि उसको ठीक से विश्लेषण किया जाए तो वो सीधा सीधा ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का जो खालिस्तानी आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं और यहाँ तक कि खालिस्तानी आतंकवादी जो पन्नू है, जो कनाडा में बैठा हुआ है, वो बराबर इस तरह से वो मन भड़काता रहा कि मिश्रा मतलब अजय मिश्र, मिश्रा मतलब श्री अजय मिश्र, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार और योगी, तो बोलता था कि मिश्रा और योगी को ट्रैक्टरों से और ड्रोन से घेरो। तो मिश्रा मतलब जो श्री अजय मिश्र जी हैं, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, और योगी से मतलब है कि श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को वो ट्रैक्टरों से और ड्रोन से घेरने के लिए भड़का रहा था और उस भड़काऊ वीडियो को इन क्षेत्रों में, खास करके लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और जो उत्तराखंड का जो जिला है ऊधम सिंह नगर, यहाँ पर कई बार इस तरह की वारदातें आई हैं कि वहाँ से खालिस्तानी समर्थक लोग पकड़े गए हैं और ये जो खालिस्तानी समर्थक, उनको मालूम है कि यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व मिल जाएंगे
तो उन्हीं इलाकों में इस तरह का वो वायरल वो करवाया गया। और इस तरह से जो है, जैसे कि शाहीन बाग वाला केस हुआ, सीए के नाम पर जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरह से मैंने कृषि कानून के विरोध के नाम पर या किसान आंदोलन के नाम पर जो सरकार की जो उसकी हैसियत है, जो उसका रसूख है, जो उसकी अथॉरिटी है, उसको चुनौती देने की साजिश की गई और भारत देश को एक अस्थिरता में झोंकने की साजिश की गई। ठीक उसी प्रकार हेलीपैड को घेर लेना और जो है उस पर कब्जा कर लेना, सीधे जो है सरकार या हमारे जो भारत गणराज्य है, जो स्टेट अथॉरिटी है, उसको सीधे चुनौती। इस तरह के जरा इसको सोचिए, यानी हमारा आपका जो सबसे जो कीमती चीज़ है वो हमारे राज्य का रसूख है, हमारे यानी भारत राष्ट्र का एक अथॉरिटी है, उसको चुनौती देने की साजिश जो है वो तब से चल रही है। इसको इस रूप में न दे करके, और माने कोई भी है तो हेलीपैड को माने वो कब्जा करके बैठ जाए, कोई भी है तो जितनी सड़कें हैं वो उसको घेर करके, उसको ब्लॉक करके महीनों बैठ जाए, कोई जो है वो शाहीन बाग में बैठ जाए। इस तरह की जो वारदातें हैं वो स्टेट अथॉरिटी को चुनौती देने की तरह है। तो लेकिन जो ये कायर किस्म का प्रधानमंत्री बैठा है मोदी, इसको असर नहीं है। ये तो दुर्भाग्य देश का ये है। और बीजेपी वालों ने राष्ट्रवाद, माने किस तरह का उनका राष्ट्रवाद है, देश ये देख रहा है। दूसरी ओर ये उसी आग में घी डालने के लिए ये जो प्रियंका गांधी है, और प्रियंका गांधी का क्या चरित्र है कि ये हमारे किसान भारतीय भाई बहनों का, हरियाणा के किसान भारतीय भाई बहनों का और राजस्थान के किसान भारतीय भाई बहनों का इस जमीन ये सब ये प्रियंका गांधी, उसका पति जो है वो रॉबर्ट वाड्रा और उसका भाई राहुल गांधी, तीनों मिलकर के ये हमारे किसान भारतीय भाई बहनों के, हरियाणा के और राजस्थान के, इन सबों ने जमीन हड़पी हुई है। तो ये चोर नहीं है। हमारे प्रदेश के लोग और देश के लोग, सभी लोग समझे कि ये चोर नहीं है, इसका पति चोर है। तो ऐसे लोग अपनी माने जिसका ये इंटेंशन हो चोरी करने का, और तो अब इसमें पता नहीं, ये जो मीडिया वाले कहते हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ये राजनीति तो हो ही नहीं सकती। यह हमारे भारतीय समाज से शत्रुता वाली बात हो सकती है कि जो हमारे समाज में विखंडन पैदा करे, नफरत पैदा करे, देश को लूटे। तो ऐसे जो ताकतें हैं, तो यह राजनीति नहीं है। मतलब कि यह भारतीय समाज से और हमारे देश के साथ शत्रुता है। लेकिन मीडिया में भी यही वो मानसिकता चलती है। तो लोग कहते हैं कि अपनी राजनीति को, राजनीतिक जमीन बनाने के लिए, बताइए, यानी भारतीय समाज को कमजोर करना, भारतीय समाज में नफरत फैलाना और इसके आधार पर कुछ वोट बटोर लेना, यह हमारे भारतीय समाज के साथ दुश्मनी है।
शत्रुता है, राजनीति नहीं है। तो अब मीडिया वाले कह रहे हैं कि वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन मैंने मजबूत करने के लिए, और जो जीएनपीसी है जो कि खुद इस देश के सबसे बड़ी डकैत है और अभिशाप भी है, तो वो कह रहे कि वो लगता है कि पूरी जान फूंक देंगी। तो इनकी शब्दावलियों पर जाने की कोई जरूरत नहीं। जो देश का अभिशाप होता है, डकैत भी होता है, अपराधी भी होता है, देश का गद्दार भी होता है, तो उसकी कुछ भाषा ऐसी ही होती है कि वो जान फूंक देंगी, ये है फलाने ढकाने। वो कोई उसका नमूना अब आपको बताया जा रहा है कि जैसे कोई जीएनपीसी का, मन गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का कोई नेता शायद पिछले दिनों भारतीय ताकत दल के पदाधिकारी से बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि नेहरू न होता तो खाना न मिलता, नेहरू के कारण यानी हम लोग खाना खा रहे हैं। ऐसे मैंने कि ये नेहरू हुए, इंदिरा हुई, राजीव गांधी हुए और सब हुए, कितने बड़े देश के अभिशाप हैं। यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इन अभिशापों को आज तक भी हम धो रहे हैं। यही बड़ा अभिशाप है। तो उनकी भाषा ही होगी कि भाई नेहरू इस देश को खिला रहे हैं, राहुल खिला रहे हैं। तो उनकी बातों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये इस तरह के जो है, हालांकि कोई शब्दावली वो मैंने यानी जिस तरह का इन समूह का पाप है, जिस तरह के इनके अपराध हैं, सारी शब्दावलियाँ जो है अपना वो स्टीम वो खो चुकी हैं, अपना जो है वो सामर्थ्य खो चुके हैं जितने भी शब्द हैं। तो खैर इनको संबोधित करने के लिए इन्हीं में से यानी वो काम चलाने की एक मजबूरी है या मजबूरी होती है। तो वो कह रहा था कि नेहरू जो है वो खाना खिलाते थे। ऐसे ही सब बोलते हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कहता है कि इनकी बातों मान सुन लीजिए जरूर, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये हमेशा अनर्गल, आधारहीन और झूठ और अफवाह। इसलिए ये समाज के दृष्टिकोण से, हमारे भारतीय भाई बहनों के दृष्टिकोण से और देश के दृष्टिकोण से बिल्कुल जो है वो कूड़ेदान की होती हैं। इनकी एक बात जो है वो गौर करने वाली बात नहीं, इनकी बात पर ध्यान देना ही नहीं है, बल्कि इनको देश से बाहर कर देना है। लेकिन देश से बाहर कर देने का जो पहला चरण वो तब होगा जब ये नष्ट में नाबूद होंगे, वो मत पेटी पर। और तो इसीलिए अब ये वो लखीमपुर खीरी वाला मैंने जो प्रकरण चल रहा था उसका वर्णन चल रहा था। तो अब जो है अब यदि कोई स्टेट की अथॉरिटी को, राज्य के सरकार के रसूख को कोई मैंने चुनौती देगा तो निश्चित है कि मतलब कि इस तरह की बातें आएंगी। तो अब उसमें वो अजय मिश्रा का बेटा गाड़ी चढ़ा दिया, प्लान के क्या दिया। अजय मिश्रा जो श्री अजय मिश्र तो गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा कौन आशीष करके मिश्रा करके है, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि कोई हेलीपैड जो है वो रुकेगा, कोई जो है वो मैंने सड़क जाम करेगा और हजारों लाखों की जिंदगी को नरक में डालेगा, तो निश्चित है सरकार के पास सेना है, पुलिस है, तो उसका इस्तेमाल तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस देश को लाखों
लाखों की जिंदगी देखना है, न कि उपद्रवियों के आगे वो सर झुकाना है। शासन का ये मतलब होता है कि वह जनता को देखे, उपद्रवियों के आगे वो न झुके, नतमस्तक ना हो, घुटने न टेके। लेकिन ये मोदी सरकार वही कर रही है, जनता को नहीं देख रही है। जो जितने भी उपद्रवी हैं, जितने भी देश के दुश्मन हैं, जितने भी देश के गद्दार हैं, उनके आगे ये घुटने टेक रही है और अपनी जो भारतीय अवाम है उसको इनके हवाले कर रही है। और कौन भारतीय अवाम? जिसने इनको प्रधानमंत्री बनवाया, जिनको ये सत्ता दिया, उसी सत्ता देने का ये सिला दे रहे हैं कि जब भी कोई आफत आए तो मोदी जी जो है इन्हीं देश के दुश्मनों के, इन्हीं देश के गद्दारों के और इन्हीं उपद्रवियों के हवाले कर देंगे। और जनता को ही हवाले नहीं करेंगे, अपनी पुलिस को भी कर देंगे हवाले, पिटवा देंगे उनसे। और आतंकवादियों से के द्वारा जो है वो लाल यानी वो मतलब लाल किले पर चढ़ने का पूरा वो मौका दिलवाएंगे। और जो हमारा राष्ट्रीय गौरव है तिरंगा, उसको उतरवाने का भी मौका देंगे। ये हैं आपके प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए। यही तो देशवासियों को पहचानना है। तो स्टेट अथॉरिटी को यदि चुनौती मिलेगी तो निश्चित रूप से ऐसी प्रवृत्तियों को देश के हित में, जनता के हित में उसको कुचलने की जरूरत है। उपद्रवियों को कुचलने की आवश्यकता है जनता के हित में, बिल्कुल। तो अब उसमें कुछ मारे गए, कुछ उपद्रवी भी मारे गए, और कुछ जो है जनता भी जो है, और कुछ जनता भी, शायद एक पत्रकार भी था। लेकिन ये देश का गद्दार राहुल जो है, सिर्फ जो उपद्रवी जो मारे गए, जिन्होंने जो है हेलीपैड वगैरह जो है वो अख्तियार कर लिया था, जो है उस पर राजनीति, उस पर एक घटिया किस्म की स्वार्थ नीति, हालांकि इसको सब राजनीति कहते हैं, वो करने गया था। इतना ही नहीं, यानी जहाँ तक नफरत फैल सकती है, हमारा भारतीय समाज कमजोर हो सकता है, वो हिंदू बनाम सिख की भी आग लगाने के लिए ये गद्दार राहुल गया था। और यही नहीं, उसके मुख्यमंत्री आए थे वहाँ से, छत्तीसगढ़ से और वहाँ से पंजाब से। ये हालात है, माने देश में नफरत और हिंदू बनाम सिख, ये हालत है। सवाल इस बात का कि ऐसी मानसिकता वाले, ऐसी गतिविधि वाले हमारे भारतीय समाज को क्या दे सकते हैं और इन्होंने अब तक क्या दिया है, ये विचारणीय प्रश्न है। और विचारणीय प्रश्न इसके आगे भी है कि हम इनको ताकत क्यों देते हैं, हम इनको वोट क्यों करते हैं। ये सवाल बार बार हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष में ये सवाल खड़ा होगा कि हम इनको वोट क्यों करते हैं। इसके संबंध में बहुत बड़े राजनीति शास्त्र के ज्ञाता, राजनीतिज्ञ ने कहा था अंग्रेजी में, पीपुल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। लोगों को सरकार वैसी ही मिलती है जिसके वो पात्र होते हैं। ये बहुत ही एक माने गंभीर और विचारणीय मुद्दा है कि लोगों को सरकार वैसी ही मिलती है जिसको पात्र होते हैं। तो खोट राजनीतिक दलों में हो सकता है, लेकिन ज्यादा समस्या क्या है, हमारी पात्रता से। हमारी पात्रता ही ऐसी रही कि देश का गद्दार वो
जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक जो है वो शासन करता रहा। हमारी पात्रता ही रही, देश की गद्दार इंदिरा गांधी जो है 17 साल तक वो शासन करती रही हमारे, और हमारी ये पात्रता का ही वो परिणाम रहा कि हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवा करके ये राजीव गांधी जो है वो सत्ता में आया। और आज भी हमारी ये पात्रता ही है या कुपात्रता ही है कि देश के साथ गद्दारी करने वाला ये राहुल गांधी आज भी जो है वो उसके सभाओं में लोग जाते हैं, मीडिया उसको कवरेज देता है, मीडिया उसको देश का गद्दार नहीं मानता है। यही सबसे बड़ा अपराध है। तो और जो अच्छा और इस राहुल गांधी से, इस कांग्रेस के साथ जो है ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बराबर किसी न किसी मौके पर चिपकते रहते हैं। कभी जब उनको चुनावी गणित जब उनको सूट करता है तो उनके साथ चुनावी वो समझौता भी करते हैं, लेकिन हमेशा वो चिपकते रहते हैं। मैंने जरा भी मैंने ख्याल नहीं आता कि ये जो पार्टी जो है देश की दुश्मन है और ये राहुल जो है इस देश का गद्दार है। तो कहने का मतलब यह है कि और ऐसी पार्टियों को हम क्यों वोट करते हैं? इस सवाल पर ये सवाल बराबर आके वो खड़ा ही रहेगा जब तक कि इसका एक माकूल जवाब उसको नहीं मिलेगा कि हमको सरकार वैसे ही मिली है जिसके कि हम पात्र हैं। तो सारी प्रॉब्लम जो है, सारी समस्या हमारी कुपात्रता से है। कुपात्रता से मतलब कि हम जो है जानते हुए, और ये मैंने जो गांव गिराज के हैं जिनका बौद्धिक स्तर उतना ऊंचा नहीं है, ये दोष उन्हें नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोग जो और शिक्षक, बौद्धिक वर्ग के आधार पर जो वो सरकारी नौकर और भी इस तरह से, वो भी व्यक्तिगत स्वार्थ अमूमन, माने हम नहीं कहते कि सभी, लेकिन ज़्यादा प्रतिशत व्यक्तिगत स्वार्थ। वो व्यक्तिगत स्वार्थ जो है किन रूपों में साधा जाता है ये पहले भी बताया गया है, लेकिन बताने से अधिक महत्वपूर्ण है कि वो समस्या अभी भी बदस्तूर है कि हम जातिवाद को इस समाज का, इस देश का जहर नहीं मानते हैं, उसी में आनंद उठाते हैं, उसी में रमते हैं, उसी में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। यही जो है कुपात्रता की एक निशानी है। हम सांप्रदायिकता को इस भारतीय समाज का, इस देश का जहर नहीं मानते हैं, हम इसी में रमते हैं और इसी में हम जो है अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। भाषावाद को इस देश का जहर नहीं मानते हैं, इसी भाषावाद में हम रमते हैं, आनंद उठाते हैं और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भी साधते हैं। और जो भाषा आधारित जो प्रांत बने हैं, तो उससे जो प्रांतवादिता आई है या उससे जो प्रांतिक कट्टरता आई है, तो उसको देश का अभिशाप नहीं मानते हैं, देश के लिए जहर नहीं मानते हैं, बल्कि उसी में रमते हैं, आनंद उठाते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। ये तमाम जो है कुपात्रता की निशानी है। तो जब तक हम अपनी कुपात्रता को दूर करके पात्रता नहीं लाएंगे या सुपात्रता नहीं लाएंगे, तब तक स्थिति में बदलाव होने को नहीं है। देखिए ना, जो अब तक तो सत्ता पर जो है इस देश की दुश्मन, देश को लूटने वाली जीएनपीसी रही है,
जीएनपीसी को देख करके लोगों ने कहा कि भाई ये जो अच्छे दिन जो लाने का वादा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कहा था कि भाई हम जो है इसके द्वारा लूटे हुए काले धन को हम लाएंगे, लेकिन सत्ता मिलने के बाद आज 7.5 साल हो रहा है, उसके काला धन की यानी बात करने को तैयार नहीं है। उसके जो है तो ये जीएनपीसी के ही बराबर जो है उसी तरह बने देश के लुटेरों को शह देने वाला, पालने वाला, उसके पापों को ढकने वाला उसी प्रकार का अपराधी है। और देश की दुश्मन तो है ही ये जीएनपीसी, उसके भी पाप को ये धुलते रहते हैं। तो देश के दुश्मनों को पालना, देश के दुश्मनों को शह देना और जो है उसको वो प्रतिशत देना भी जो है देश के साथ गद्दारी है। ये बराबर जो है भारतीय जनता दल बता रहा है और लोगों को जगा रहा है। तो इस देश के साथ यानी देश के दुश्मनों को पालना, देश के दुश्मनों के आगे घुटने टेकना और उसके सारे पापों को धुलना ढकना भी देश के साथ गद्दारी है। तब भी इस बीजेपी को वोट मिल रहा है ना। तो ये बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है कि पीपुल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। लोगों को हुकूमत वैसे ही मिलेगी जिसको पात्र होते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हमको हर हालत में अपनी कुपात्रता को दूर करना होगा और पात्रता को वापस लाना होगा। और जब तक पात्रता वापस नहीं आएगी तब तक इस स्थिति में कोई बदलाव आने को नहीं है। और उसकी शुरुआत यहीं से है कि हम एक तो भारतीय एकता लाएं, भारतीयता लाएं, मुल्क और जो है वो मुल्क जो अपना देश है उससे मोहब्बत करने का जज्बा लाएं, अपनी आवाम से मोहब्बत करने का जज्बा लाएं। और जब आवाम से मोहब्बत करने का जज्बा लाएं तो उनको सम्मान के साथ कोई भी तबका ऐसा न छूट जाए जो कि सम्मान के अभाव में वो अलग थलग पड़ जाए। बराबरी के आधार पर सबको सम्मान देना और अपने व्यवहारों से, शब्दों से नहीं। और इसके बाद सिर्फ जो लोग पात्र से और पात्रता की अवधारणा के विषय में भारतीय जनता दल ने वो बताया हुआ है कि 4 गुण जो है यानी जो कोई भी जो उम्मीदवार हो कोई भी इस टाइप से जिसमें 4 गुण हो वही पात्रता रखता है। पहला वो है कि वो राष्ट्रभक्त हो। अब कोई पूछेगा कि राष्ट्रभक्त क्या होता है? राष्ट्रभक्त से मतलब यह है कि जो अपने देश को, अपने मुल्क को सर्वोच्च मानता हो कि भाई देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारा पंथ भी नहीं है, हमारा हिंदू सनातन भी नहीं है। हमारे हिंदू सनातन से भी और हमारे जो सबसे बड़ी मान्यता है कि ईश्वर हैं, गॉड हैं, जो भी है, इससे भी ऊपर हमारा देश है। तो देश की सर्वोच्चता और फिर आवाम से मोहब्बत। आवाम से जब आवाम से मोहब्बत से मतलब यह है बगैर किसी भेदभाव के। देखिए भेदभाव जो है वो पूरी अवधारणा का सबसे बड़ा शत्रु है। जहाँ आपने भेदभाव किया, सम्मान देने में मैंने जो है वो इस तरह से कोताही की या मन में कोई खोट लेकर के कि भाई ये तो ये हैं और ये सम्मान के अधिकारी नहीं हैं, इस तरह की जो भी भावना है ये पूरी अवधारणा का सबसे बड़ा शत्रु है। तो पूरी आवाम से मोहब्बत और कोई मुद्दा उसके सामने आता है तो स्थानीय रूप में नहीं, कुछ तबकों के लिए नहीं, ये मुद्दा का असर जो है हमारे पूरे देश के
लोगों पर क्या पड़ेगा, पूरे देश पर क्या असर पड़ेगा, इस पृष्ठभूमि में उसका आकलन करें। कुछ लोगों ने सवाल किया कि साहब मान लीजिए साहब प्रधानी का इलेक्शन है, तो इसमें पूरे देश पर इस मुद्दे का क्या असर होगा, वो कैसे आकलन करें। यही तो समझने की जरूरत है। प्रधानी का भी इलेक्शन हो और जिला पंचायत की सदस्यता का इलेक्शन हो, या बीडीसी का इलेक्शन हो, या और भी माने एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, तो प्रधानी के इलेक्शन में भी उसकी जो अवधारणा होनी चाहिए कि हमारा देश तो एक ही है। ये जो ग्राम सभा है, ग्राम है, उसी हमारे जो अखंड भारत है, अखंड भारत की जो व्यवस्था है, उसका एक हिस्सा है। दृष्टिकोण हमारा पूरे देश के विषय में, और वो गांव उसी हमारे अखंड भारत का एक हिस्सा है। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। तो बताया जा रहा था कि कोई मुद्दा हो तो उसका पूरे देश के लोगों पर, ये नहीं कि उस मुद्दा दिल्ली के लोगों पर क्या असर होगा, बंगाल के लोगों पर क्या असर होगा, या आजमगढ़ पर क्या असर होगा, और फिर ये बुलंदशहर पर क्या असर होगा। बिल्कुल नहीं, पूरे देश पर, पूरे देश के लोगों पर क्या असर होगा, इसका आकलन करने की उसकी क्षमता और आदत हो, और उसी पृष्ठभूमि में वो फैसला ले। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे जो हमारे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, हमारे जो नदियां हैं, पर्वत हैं, वन संपदा, इसका सम्मान करता हो और इसको और इसके प्रति जो है वो गौरवान्वित होता है। हमारा जो इतिहास है, और इतिहास में कोई भेदभाव नहीं। जो लोग भी बाहर से आए, कहीं से भी आए, यहाँ रह गए, बस गए, यहीं पर खप गए, इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन हो गए, सब लोग जो है वो हमारे आदरणीय इतिहास का हिस्सा है। ये देश को बांटने वाले और देश की और भारतीय समाज को में नफरत फैलाने वाले की मानसिकता ये कहती है कि ये आक्रांता है, ये फलाने और डकाने हैं। भारतीय जनता दल तो यही कहता है कि भाई कि ऐसी मानसिकता को कुचलने की जरूरत है। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी इसको पाला जाता है, इसी पर जो वो राजनीति की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता दल को जब भी मौका आएगा, जब भी आशीर्वाद मिलेगा अपने भारतीय अवाम का, तो इसका अच्छे से इलाज ऐसा करेगा कि फिर ये दोबारा हमारे भारतीय समाज में न तो ये पैदा हो पाएगी, न तो ये पनप पाएगी। तो बात की जा रही थी कि जो हम अपने इतिहास पर भी वो गौरवान्वित होता हो, और हमारी जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो हमारे स्मारक हैं, इन पर भी गौरवान्वित होने की, इन पर भी गौरवान्वित होता हो। कुल मिलाकर कि ये जो गुण है, ये राष्ट्रभक्ति का है। तो राष्ट्रभक्ति का पहला गुण। दूसरा गुण है कि ये समर्पण, डेडिकेशन जिसे कहते हैं, कि कोई भी उसको काम मिले तो दिखावे के रूप में नहीं। आजकल जो है काम नाम होता नहीं है, दिखावा, पोस्टरबाजी, बैनरबाजी और जो है होर्डिंगबाजी बहुत होती है, और भाषणबाजी। उसी में अच्छे मुद्दों की हत्या हो जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं, जो भी काम उसको मिले पूरे समर्पण के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, और आधे मन से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, उसको पूरा करने की उसमें क्षमता भी हो, और क्षमता, काबिलियत और उसकी मंशा भी हो। तो ये रहा आपका समर्पण। तीसरा गुण होना चाहिए कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा भी लगभग समर्पण के आस-पास है। कर्तव्य निष्ठा से मतलब कि वो
कम से कम बोल करके या बिल्कुल न बोल करके वो काम करे, और किया हुआ काम ही जो है उसकी जुबान बने, उसकी भाषा बने। समस्या इससे होती है ना कि खास करके जो चुनाव आता है, मोटे मोटे बनते हैं, वो घोषणा पत्र बनता है, संकल्प पत्र बनता है। उन संकल्प पत्रों का, उन घोषणा पत्रों का कुछ होता नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी। और काफ़ी समस्याएं तो इससे भी होती हैं कि बोला कुछ जाता है मंचों से, मुंह से बोला कुछ जाता है और किया उसके ठीक विपरीत होता है। इससे भी तमाम समस्या। इसलिए कर्तव्य निष्ठा की भूमिका यहीं पर आती है कि वो कम से कम बोल करके या बिल्कुल न बोल करके काम करे, और किया हुआ काम ही उसकी भाषा बने या जुबान बने। चौथा गुण है ये आपका चरित्रवान माने वही जो पैसे रुपए की लालच, लिप्सा, जो कि भ्रष्टाचार को जन्म देती है। ये जो अवगुण है, इससे दूर रहने की पर्याप्त क्षमता और मंशा और काबिलियत हो। इस दुर्गुण से अपने को, और इस दुर्गुण को भी अपने से दूर रखने की उसी प्रकार क्षमता, काबिलियत और मंशा हो। ये चार गुण तो आवश्यक हैं, तभी ये तो वो जो उम्मीदवार हो पात्र होगा। और ऐसे पात्र लोगों को ही समर्थन देना कि हमारी पात्रता बने, यानी हम भारतीय भाई बहनों की पात्रता बनती है, तभी जाकर के कुछ स्थिति में बदलाव मुमकिन है। वरना तो जो डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि हमारे द्वितीय राष्ट्रपति थे और बहुत बड़े विद्वान, और उन्होंने भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी पर बड़ी अच्छी किताब लिखी है। तो भारतीय दर्शन पर लिखते लिखते उन्होंने लिखा ये जो इस तरह की कमजोरी है ना, उसको उन्होंने अपने ढंग से बताया है। उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि हाउ कर्स्ड वी इंडियंस आर, हाउ कर्स्ड वी इंडियंस आर, वी डू समथिंग बट एक्सपेक्ट द अपोजिट। मतलब उनके कहने का तात्पर्य यह है कि हम भारतीय लोग कितने अभिशप्त हैं, हम भारतीय लोग कितने अभिशप्त हैं कि हम करते कुछ हैं, आशा उसके विपरीत रखते हैं। और आगे वो कहते हैं, आवर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी वेरी हाई, हमारी आशाएं और हमारी आकांक्षाएं आसमान को छूती हैं। तो आवर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी वेरी हाई बट वी डू द अपोजिट। लेकिन हम ठीक उसके विपरीत करते हैं। हमारी आकांक्षाएं, हमारी आशाएं आसमान को छूती हैं, लेकिन हम ठीक उसके विपरीत वो गड्ढे वाली काम करते हैं। तो तमाम चिंतकों ने जो है, यानी स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। यानी जो कुछ भी उम्मीद है वो हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों से, हमारे जो है जो आम भारतीय भाई बहनों से है। संभ्रांत वर्ग, बौद्धिक वर्ग, वो नैतिक रूप से वैसे मर चुका है। ये चेतावनी उनकी है। बाबा साहब ने भी कहा है कि बौद्धिक बेईमानी जो है, या बौद्धिक ईमानदारी का अभाव जो है, बौद्धिक वर्ग का, संभ्रांत वर्ग का की सबसे बड़ी समस्या है। चाहे वो IAS वाला हो, चाहे UPSC वाला हो, चाहे जजेज हों, जो भी हों। तो इन सारी चीज़ों से सीख लेने की जरूरत है, और जो है कुछ सुधार करने की जरूरत है। भारतीय जनता दल बराबर इसी दिशा में लगा हुआ है कि अपने देश के लोगों को एक करना है, राष्ट्रभक्ति की भावना जगानी है और देश को मजबूत करना है। और ये भी कह रहा है कि भाई आप अपनी पात्रता को दुरुस्त करिए। पात्रता को दुरुस्त करेंगे तब वैसी सरकार जिसे आप चाहते हैं उसे वो मिल पाएगी।
तब जाकर के पीपुल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व, वो सार्थक होगा। हम देख रहे हैं कि ये राहुल गांधी देश के साथ गद्दारी कर रहा है, तब भी उसको वोट मिल रहा है, केरल से वोट मिल जा रहा है, तमिलनाडु से वोट मिल जा रहा है। तो ये खोट हमारी जो है वो पात्रता में है या कुपात्रता में। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब हम भारतीय भाई बहनों को ढूंढना ही पड़ेगा। और जिस दिन इस सवाल का जवाब हम ढूंढ लेंगे, हमारे लगभग सभी कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। और इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि यदि जागरूकता हो अपने मुल्क के प्रति जो है वो माने वो उपयुक्त जो है वो जज्बा हो, भावना हो, और अपने आवाम से मोहब्बत हो कि भाई हमारे लिए ये देशी सब कुछ है, हमारी अवामी सब कुछ है, और इनमें जो भेद विभेद फैलाता है वो इस भारतीय समाज का, इस देश का शत्रु है, और उसको इस देश में रहने का भी वो हक नहीं बनता है। तो निश्चित है कि इनकी इस गद्दार राहुल गांधी को, गद्दार प्रियंका गांधी को, गद्दार सोनिया गांधी को, गद्दार ये वामदलों को, उस प्रकार को, उनको ठिकाना ही नहीं मिलता इस देश में। वोट मिलना तो बहुत दूर की बात। तो भारतीय जनता का दल उसी जागृति की बात करता है। इतनी बातें जगाने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे कहते हैं मेरे मोदी का क्या होगा, मेरे योगी का क्या होगा। उनको सिर्फ दो ही की चिंता है, योगी और मोदी की। तो जो आदमी इतना स्वार्थी है कि हमें हर वक्त जो है योगी और मोदी की चिंता करता हो, और कट्टरवादियों की सोच कि भाई कि ये मुसलमान कैसे साथ में आएंगे, ये हरिजन कैसे साथ में आएंगे, ऐसी सोच वाले जो है वो सत्ता पर बैठे हुए हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर ये वास्तव में ये बीमारी बहुत पुरानी है। हमारे कितने माने ऋषियों ने, मुनियों ने, संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि हम अपनी वो जो बुरी आदत है व्यक्तिगत स्वार्थ की जो है वह छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये बीमारी यानी व्यक्तिगत स्वार्थ की जो है ये समय के साथ, विकास के साथ, कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, उसके साथ बढ़ती ही जा रही है और कई रूपों में दिखाई देता है। और समस्या तो तब बढ़ जाती है कि इसको पाखंड से ढकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हमारी बच्चियों पर इस तरह से अमानुषिक व्यवहार होता है, या जिसको आप रेप या बलात्कार की घटना कहते हैं, जब वो घटना हो जाती है तब ये तो वही मानसिकता कैंडल मार्च लेके चलती है। उनसे पूछा जाना कि क्या ये कैंडल मार्च से समस्या जाएगी? समस्या तो तब जाएगी कि व्यवस्था ऐसी हो कि कोई भी इस तरह का अपराधी हो, वो मैंने कोई इस तरह के अपराधी वृत्ति का हो, सोच का हो, वो अपराध करने के पहले 1000 बार सोचे, सख्ती का शासन हो, और इनकी सोच को भी देखिए कि कैंडल मार्च निकालेंगे, तमाम वो इश्तहार जो है वो अखबारों में देंगे, और जुडिशियल प्रोसेस जो है उसको जल्दी करो तो न्याय मिलेगा। यदि जो अपराधी है उसको यदि फांसी भी हो गई तो क्या जो पीड़ित था, जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको न्याय मिल जाएगा या न्याय मिल गया? बिल्कुल नहीं। न्यायालय भी कहता है कि इस तरह की सजा जो है वो न्याय नहीं है उसके प्रति, वो तो एक डिटरेंस है, यानी वो क्या कहते हैं, एक रोधक माने उपाय है कि भाई फिर दूसरे के साथ ना हो। लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। उसको न्याय तो तभी वो मिलेगा
कि उसके साथ ऐसी घटना ही न हो, उसके साथ ऐसी घटना ही न हो, वो न्याय है। लेकिन इन सबों की पाखंड तो देखिए सोचने का। उसको न्याय चाहिए, जो निर्भया का न्याय 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 न्याय। किसको न्याय? कि जल्दी से जो वो जुडिशियल प्रोसेस। लेकिन भारतीय जनता दल का ये अवधारणा का ही ये खोट है कि वो न्याय नहीं है। न्याय वो है कि व्यवस्था ऐसी हो, पुलिस और प्रशासन का माहौल ऐसा हो कि आपराधिक वृत्ति सोच का व्यक्ति जो है कोई इस तरह का अपराध करने से पहले वो 1000 बार जो सोचे, डरे, मतलब खौफ जो है आपराधिक सोच के दिमाग में हो, जनता जो है वो बेखौफ हो, वो न्याय है। अब नारी सम्मान एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे। एक तो माने अब उनके साथ इस तरह की वृत्ति होती है, रेप बलात्कार की और भी तमाम छेड़छाड़ की भी समस्याएं आती हैं। उसके लिए जो हमारे बाबा साहब ने बोला था कि बौद्धिक बेईमानी या बौद्धिक ईमानदारी का भाव, ये जो व्यापारिक वर्ग है उसमें उसको उद्योग हैं और उसका व्यापार है, तो उसमें एक विज्ञापन भी आता है कि उसका माल कैसे बिके। विज्ञापन में किस तरह के विज्ञापन सब दिखाते हैं। उसमें एक नारी की जहाँ तक हो सकता है, यानी उनकी मंशा जरा देखिए, नग्नता वो जरूर दिखाएंगे। उनकी मानसिकता ये रहती है कि वो हमारी भारतीय नारी जिसको कि उसका तन ढक करके हमको इज्जत करने की आवश्यकता है, उसको इन समूह की मानसिकता, जो उद्योग जगत, व्यापार जगत और विज्ञापन जगत की मानसिकता है कि नहीं भाई, वो उसको नग्न करेंगे तभी ये उनका माल बिकेगा। अब देखिए, तो ऐसे लोग जो है वो नारी सम्मान पर भी जो है वो भाषण भी करेंगे। तो विज्ञापन को ले लीजिए, उसी प्रकार ये ग्लैमर की एक दुनिया है, टेलीविज़न की दुनिया है, और बॉलीवुड तो खैर उसका कहना ही नहीं। जिस तरह से हमारे जो है माने बच्चियों को, बेटियों को और बहुओं को जिस तरह से वो पेश करते हैं, किस रूप में पेश करते हैं? सम्मान के लिए पेश नहीं करते हैं, वो ऐसे पेश करते हैं कि ऐसा वो प्रोडक्ट है जिसे आप आनंद उठाइए, ये मानसिकता है। और मान लीजिए 60-70 सालों तक ये चलता रहा। देश की दुश्मन, देश की गद्दार जीएनपीसी ये चलाती रही। चलिए वो तो मतलब कि कोई कह सकता है कि जब वो देश की दुश्मन है तो जो भारतीय संस्कृति के प्रति वो उसका सम्मान कैसे होगा और क्यों होगा? जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो राजनीति करता है ये भारतीय जनता पार्टी वाले, उसका भी देखिए कि उसके भी शासनकाल में ऐसा ही चला। और सिफत इस बात की रही कि यानी जिस मंत्रालय के अधीन आता है उस मंत्रालय का नाम है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। संयोग से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 महिलाओं, सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी के अधीन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय चलता रहा। और ये मैंने जैसे बताया है कि विज्ञापन जगत, ग्लैमर जगत, टेलीविज़न जगत और बॉलीवुड जगत, ये किस तरह से हमारे भारतीय नारी के सम्मान की धज्जियां उड़ा रहा है, ये बखूबी देश देख रहा है। और जो है भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो या माने
मुखौटा पहनी है, बड़ा दम भरती है, वो ये करवाती है, उसके संरक्षण में हो रहा है। ऊपर से ये फैशन उद्योग, फैशन से जो कपड़े मिलते हैं वो हमारे बच्चियों के तन ढकने के लिए नहीं होते हैं, प्रदर्शन के लिए होते हैं। तो अब इन उद्योगों से जुड़े हुए लोग मंचों पर क्या बोलते हैं, और इन्हीं से जुड़े हुए लोग तो हम अब जो संस्कार चैनल, श्रद्धा चैनल, उसमें तमाम जो है वो तालियां भी बजाते हैं। वही लोग जो है संस्कार चैनल में, श्रद्धा चैनल में मिलेंगे आपको। तो माना कि एक तो मानसिकता जो है जो है बौद्धिक ईमानदारी का बिल्कुल अभाव, बौद्धिक बेईमानी, और उस पर से इस अवगुण को उनको ढकने के लिए पाखंड। तो खैर भारतीय जनता दल इसको चिन्हित कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, सबको दूर करना होगा। इसलिए कि हमारे देश में तमाम महापुरुषों ने प्रयास किया, लेकिन इन्हीं सब के चलते जो है उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। हमारे जो है माने परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब ये आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, उसका असर क्या था कि भाई आप पहले कुर्बानी देने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे, उसके बाद ही जो है आप आज़ादी पाने के नैतिक रूप से अधिकारी बन सकते हैं। ये उनका आह्वान था और ये उनका संदेश था। कितने लोग तैयार हुए? बल्कि जो कुनबा माने कुछ थे जिन्होंने माने जान दिया, भगत सिंह थे, अशफाकुल्ला थे, और ये आपके सुखदेव थे, राजगुरु थे, रोशन सिंह थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, ये लोग थे। और वो सान्याल करके था जो कि वो हड़ताल करके करीब 62 दिन उसने हड़ताल किया था, उसकी जान चली गई थी। और सूर्यसेन बंगाल के, दक्षिण भारत और दक्षिण भारत में भी काफ़ी लोग रहे हैं, और रानी चंद्रमा रही हैं, रानी गडेलियू रही हैं। तो इन लोगों ने जान दिया, लेकिन काफ़ी लोग कहाँ तैयार हुए। सुभाष चंद्र बोस के इस आह्वान के बाद कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि जो कुनबा, अच्छा एक और तो लोग ये जानते रहे थे, एक कुनबा था वो मुखौटा पहने था कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ दिखावा भी किया। 2-3 बने वो आपका खिलाफत आंदोलन और सत्याग्रह भी दिखा दिया, और जो है वो सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 2-3 दिखावा कर दिया। लेकिन शुद्ध रूप से वो अंग्रेजी सरकार के दलाली करते रहे और मुखबिरी करते रहे, और सिर्फ उनको पता था कि किसी न किसी दिन ये अंग्रेज जाएंगे तो सत्ता जो है इन्हीं मुखबिरों और इन्हीं दलालों के हाथ में आनी चाहिए। और ऐसा समझने देश को बांट के किया, देश को बंटवारा करके किया। ये बहुत बड़ी साजिश किया कि जो है उसका इल्जाम जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे मर दिया। आज भी वो साजिश चल रही है। देश को बांटने वाला गद्दार, सबसे बड़ा गद्दार, इतिहास में सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और उसी के साथ जो है मोहनदास करमचंद गांधी। अरे तमाम सवालात आते हैं भाई, तमाम आप यूट्यूब पे देखिए कि भाई जब ये तो स्पष्ट होगा कि इसी गद्दार मैंने मोहनदास करमचंद गांधी ने उस जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया 1946 में। लोगों ने सवाल किया भाई कि तुमने इसको प्रधानमंत्री क्यों बनवाया?
क्या तर्क दे रहा था कि अरे भाई ये अच्छी इंग्लिश बोलता है, कोट पैंट पहनता है, ये देखिए। इसके पहले बोलता था वही मोहनदास करमचंद गांधी कि यहाँ से अंग्रेजी चली जाए लेकिन अंग्रेज न जाए, भारतीयता की बात करता था। और आज कह रहा है कि हमने उसको प्रधानमंत्री बनवाया कि जो बड़े अच्छे अंग्रेजी बोल लेता है लोगों से और विश्व के लोगों से जो है वो संबंध अच्छा करेगा। यानी हमसे कुतर्क, ऐसे कुतर्क देने। अब कुतर्क तो छोटी बात है, अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि उसी ने कांग्रेस को या कांग्रेस की जो कार्य समिति थी, वर्किंग कमेटी, उसको दबाव डाल करके भारत के बंटवारे का प्रस्ताव पास करवाया। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये तथ्य जो है देशवासियों से छिपाया गया कि कांग्रेस ने ही जो है देश बांटने का प्रस्ताव इसने पास किया हुआ है। देश के लोग इस गद्दार जीएनपीसी से सवाल करें, इस गद्दार राहुल गांधी से सवाल करें, इस गद्दार प्रियंका गांधी से सवाल करें, इस गद्दार सोनिया गांधी से सवाल करें कि जब तुम्हारे कांग्रेस ने खुद देश को बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, किस आधार पर तुम लोग जो है इसका इल्जाम किसी और के सिर पर या जिन्हें साहब के सिर पर मर रहे हो। लेकिन समस्या यहीं तक नहीं है। मतलब कि ये इल्जाम नेहरू गांधी के ऊपर से जिन्ना साहब के ऊपर चला जाए, इसमें बीजेपी भी साथ देती है उसका। जिन्ना के नाम पर सिर्फ दिमाग में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट, वो दुर्भावना ना। मोदी जी भले कह दें कि सबका साथ सबका विश्वास का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जिनके लोगों में इतनी बड़ी जो है वो दुर्भावना भरी हो कि जिन्ना का नाम लेते ही जो है फट से जो है इस यानी इन दोनों गद्दारों के साथ हो जाने के भाई कि जिन्होंने देश को बांटा उसको ये बचाते हैं। वो कभी वो अपना कंधा झाड़ने के लिए बोलते हैं कि इन्होंने धर्म के आधार पर बांटा। सब बिल्कुल वो कुतर्क। धर्म के आधार पर यह देश नहीं बटा है, ये उसको बहुत विस्तार से समझाने की जरूरत। धर्म के आधार पर यह देश नहीं बटा है। यह जो देश बांटा गया है सत्ता की छीना झपटी उस नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। वो जिन्ना की यही सबसे बड़ी भूल थी कि जब वो देश के प्रधानमंत्री पद के लिए दावा किया था उसने, तो वो एक टुकड़ा पाकिस्तान पर वो क्यों मान गया। वो ये जो वो देश के प्रधानमंत्री पद के लिए अब कांग्रेस ने तो प्रस्तावित किया था पटेल को। अब पटेल तो दब गए उनके आगे। तो यदि इनका दावा रहता तो यही रहते वो। तो कम से कम ये और जो है वो बेनकाब तो होता। तो गलतियां सबकी होती हैं। तो खैर मैंने देश को बांटने यही दो गद्दार, जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने देश बांटा। और देश बांटने के एवज में हमारे 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई, 3 करोड़ ऊपर से लोगों के घर उजड़े। इतनी बड़ी त्रासदी। तो इस त्रासदी को मैंने भारत देश के लिए इतनी बड़ी त्रासदी को उसको त्रासदी नहीं लगी उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को। जब सत्ता मिल गई, उसकी हवस पूरी हो गई, तो कहता है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, सौभाग्य के साथ सामना उसका हो गया। उसका तो सौभाग्य हो गया, उसको सत्ता मिल गई तो उसका सौभाग्य हो गया। लेकिन देश बंट गया, 25 से 30 लाख लोग हलाक हो गए, 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़ गए। एक ऐसा पाकिस्तान बना जो कि भारत पर हमेशा वो चाकू चलाता रहा। वो भी चाकू किसका हो? भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का। अमेरिका बराबर
पाकिस्तान के हाथ में चाकू दे करके वो चलवाता रहा भारत के ऊपर। पटनटंग दिया था उसने 1965 के युद्ध में, और सन 1971 में यही अमेरिका जो है भारत को धमकाने के लिए सातवां बेड़ा भेजा था। तो हमारे देश के लोग समझे कि देश की सभी समस्याओं की जड़ में ये दो गद्दार हैं। भारतीय जनता दल बता रहा है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता दल यानी कोई बहुत बड़े, ये पहला एक ऐसा है जबकि इन गद्दारों के विषय में अपने देशवासियों को बता रहा है। और यदि ये गद्दार हैं तो बाकी इनके इर्द गिर्द जितने भी हैं वो देश के लिए वो खतरनाक है। तो भारतीय भाई बहनों से यही अर्ज है कि इन सारी ताकतों को जो कि काले अंग्रेज हैं, उन अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक हैं, ईवीएम मशीन पर इनको नष्ट में नाबूद करिए। और उसके पहले भारतीय एकता के सूत्र में बंधिए। भारत और आप लोग भारतीय हैं, भारतीयता की एकता के जज्बे को लाइए। और ईवीएम मशीन पर इन सारे जो है वो काले अंग्रेज, जिसमें कि ये बीजेपी भी बहुत खतरनाक जो वो काला अंग्रेज है, इसको नष्ट में नाबूद करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।